गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। सर्कल में आज लेक्चर नंबर 10 है। कल पिछले क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट्स को यूज़ किए थे, दैट इज़ डायरेक्टेड सर्कल एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। और जो पोजीशन होगा दो सर्कल पे, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। दो तरह के कॉमन टेंजेंट होते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो वैसे लाइन होते हैं जब दोनों सर्कल उसके एक ही साइड होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जब दोनों सर्कल उस लाइन के डिफरेंट साइड होते हैं। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे DCT, दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। ये एक सर्कल है, ऑब्वियसली ये एक छोटा सर्कल है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अभी हम वो केस मान रहे हैं, तो ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया। मान लीजिए ये सर्कल C1 है। ध्यान से देखिए, ये सर्कल C1 है, इसके सेंटर को मैं C1 बोल रहा हूं, इसके सेंटर को मैं C2। ये सर्कल C2 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये R1 होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये R2 होगा। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, मान लीजिए AB। तो AB जो है, ध्यान से देखिए, AB जो है वो कॉमन टेंजेंट है। तो व्हेन आई एम सेइंग लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मीन्स हमको AB का वैल्यू पता करना है, जिसको मैं L मान रहा हूं। ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज AB। आप इधर से भी ड्रॉ कीजिए, इट विल बी सेम। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। C2 से, जो छोटा सर्कल है, C2 से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, C1A पे, सच दैट ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैं कुछ बोल दूं D। मैं लिख रहा हूं ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C2 किस लाइन पे, ऑन C1A, सच दैट ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो, सच दैट एंगल C2D C1 इज 90 डिग्री। मतलब बेसिकली एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहां से हम इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल को ABC2D, इस क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से देखिए, ABC2D। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये वाला जब 90 ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो ये भी 90 है, ये तो 90 है ही। हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो टेंजेंट के पर, तो ये 90, ये 90, ये भी 90 होगा ऑब्वियसली। तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल हो गया जब चारों एंगल 90 डिग्री है। मैंने स्क्वायर क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये लेंथ इसके बराबर है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो, और ये अगर L है, ध्यान से देखिए, ये अगर L है तो ये भी L होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल होंगे। पैरेलल है भी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों, ध्यान से देखिए, इसी लाइन पे, एक ही लाइन पे ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसी लाइन पे ये भी 90 डिग्री। तो अगर कोई एक लाइन है जिस पे दो लाइन 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों पैरेलल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन
मैं लिख देता हूं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी सी टू एंड ए बी का जो लेंथ होगा वही डी सी टू का लेंथ होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ यू फोकस, अब हमको जो प्रूव करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। अच्छा, C1 से जो हम C2 को ज्वाइन करते हैं, C1 से जो हम C2 को ज्वाइन करते हैं, उस डिस्टेंस को हम D बोलते हैं। ये एक टर्म है जो हम लोग सिंबल है यूज कर रहे हैं। नाउ यू फोकस ऑन ट्रायंगल C1 C2 D। ये ध्यान से समझिए, दिस इज द लास्ट स्टेप। इस ट्रायंगल को आप देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, C1 C2 और ये D। ठीक है, ये लेंथ कितना है, L है, चूंकि ये इसका पैरेलल है और इक्वल है। ये लेंथ कितना है, D। D तो आपको पता है, जब भी दो सर्कल देगा तो दोनों का सेंटर आप निकाल लीजिएगा। जब सेंटर निकाल लीजिएगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज D। अच्छा, ये लेंथ कितना है, यही मेन है, ये लेंथ कितना होगा, ये हमको आप बताइए। अब ध्यान से देखिए, पूरा लेंथ कितना था, R1, पूरा रेडियस R1 था, और ये चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। तो ये R2 है तो ये भी R2 होगा। तो पूरा R1 है, ये पोर्शन R2 है, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, R1 माइनस R2, प्रोवाइडेड R1 इज ग्रेटर देन R2, जो हमारे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इस ट्रायंगल में अब देखें, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल, ये चूंकि 90 डिग्री है, तो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, तो ये कितना है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये क्या है, L जो हमको निकालना है, L स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज में C1 C2 एंड दैट इज D। इससे हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर इज D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइनल L क्या हो गया, रूट ले लिए, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यही हो गया लेंथ ऑफ DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 बड़ा वाला रेडियस, R2 छोटा वाला रेडियस। ठीक है, D दोनों सेंटर के बीच में दूरी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ DCT। क्लियर है? तो पहला चीज हम लोग इसमें यूज करते हैं कि उस टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना है, नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ध्यान से देखिए, ये मैं थोड़ा इसको फैलाई, ठीक है, लेंथ ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है ना इस फिगर में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हैं, 2, तो उनके बीच में एंगल आपको निकालना। एक तो जनरल मेथड है कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दोनों लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो दोनों का स्लोप पता चल जाएगा, तो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू। बट अदरवाइज अभी देखिए, ठीक है, यहां से भी एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए जो मीटिंग पॉइंट कुछ भी हमने मान लिया P, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट मतलब ये पूरा, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो बीच का ये एंगल है। ठीक है, पूरा पे अभी हम नहीं काम करते हैं, हम सिर्फ हाफ पे देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं, हाफ। मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है, ध्यान से देखिए, तो थीटा क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी थीटा होगा? क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, इस लाइन, ये लाइन तो सेम है और ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो जो इसके और इसके बीच का एंगल होगा वही इसके और इसके बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, अगर इसके साथ 60 डिग्री बनाता है तो इसके पैरेलल जो लाइन होंगे उसके साथ भी 60 डिग्री बनाएगा, तो ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, अब इस ट्रायंगल में देखिए, सेम ट्रायंगल में C1 C2 D, साइन थीटा इज P/H।
ये बेस हो गया इसके लिए, तो ये P हो गया। P क्या है? R1 माइनस R2। मैं मॉड इसलिए दे रहा हूं कि हम सिर्फ एक्यूट एंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। R1 माइनस R2 बाई P बाई H। H कितना है? D। ठीक है, ये साइन थीटा निकला, तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स मॉड R1 माइनस R2 बाई D। और ये तो ये थीटा निकला, टोटल क्या होगा? 2 थीटा, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और इसको जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा। क्यों? ये इसके बराबर, ये लेंथ सेम और ये कॉमन। ठीक है, ये क्यों दोनों लेंथ सेम? एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होता है किसी सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है ये P से C1 पे, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये दोनों सेम, ये सेम और ये कॉमन, तो ये कन्ग्रुएंट हो गया, थीटा निकल गया। तो टोटल एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 2 थीटा, तो 2 साइन इनवर्स मॉड R1 माइनस R2 बाई D, यही एंगल बिटवीन द टेंजेंट होगा। अभी इनवर्स का इतना ही कंसेप्ट आपको जरूरी है जानना। ठीक है, तो हमने लेंथ पढ़ा, लेंथ इज रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट इतना होगा। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसी तरह दूसरा एक केस होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब उसका मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, सेम लॉजिक है, सेम वे में डेरिवेशन है, बट उसका रिजल्ट मैं आपको लिख देता हूं, उसके डेरिवेशन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए सो TCT दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मैं सेटअप फिर भी बना देता हूं, एक सर्कल, दो सर्कल, C1 इसके सेंटर को ज्वाइन किया, C2 दिस इज R1, दिस इज R2। क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? ऐसा टेंजेंट जो इसका भी हो टेंजेंट इसका भी और इस तरह हो। इस तरह कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक सर्कल अगर नीचे हो तो एक सर्कल ऊपर हो। ठीक है, तो अगर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो AB जो है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, AB जो है वही लेंथ ऑफ TCT हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये D है। ठीक है, इसमें भी सेम लॉजिक होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के बाद ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिनल टेंजेंट के पैरेलल हो। ये ओरिजिनल टेंजेंट है, इसके पैरेलल हो, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो, इसको मान लीजिए हम यहां से कनेक्ट कर दिए, तो ये जो रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, ये लेंथ R1 है तो ऑब्वियसली ये लेंथ R2 होगा। क्यों? ये इसके बराबर होगा। अब अगर सेम ट्रायंगल, इसको हम D नाम दे देते हैं। फिर अगर सेम C1 C2 D की बात करें, चलिए इसको हम कर ही देते हैं, ट्रायंगल C1 C2 D की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है C1 C2 D। क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये R1 ये R2 प्लस ये क्या है, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है, L स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। तो L स्क्वायर क्या आ गया, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, तो L आ गया रूट अंडर D स्क्वायर माइनस, यही हो गया लेंथ ऑफ TCT। ठीक है, अंतर क्या था पिछले वाले में, उसमें R1 माइनस R2 होता है, इसमें चूंकि एक्सटेंड करने पे बनता है तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, सिंपल है, ये क्लियर है। अच्छा, उसी लॉजिक से जो हमने पहले किया, एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या होगा, 2 साइन इनवर्स मॉड R1 प्लस R2 बाई D। खैर इसमें मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि
दो लेंथ का सम है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड की जरूरत नहीं है। इसमें R1 माइनस R2 की जगह R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जो मेरा ये पोर्शन है, ये जो मेरा पोर्शन है ये R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, R1 प्लस R2 हो गया। तो हमने प्रूव वैसे कर दिया, बट ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब दोनों लेंथ आपको पता है DCT का और TCT का, तो अब आप देख के बता सकते हैं कौन ज़्यादा होगा सेम कंडीशन के लिए, सेम सेटअप के लिए। मैं फिर से लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ DCT ये कितना आया था, √D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ TCT ये आया था D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। कौन सा बड़ा होगा? अब देखिए, ये हमेशा बड़ा होगा इससे। अगर हम दो नंबर को, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो सम हमेशा बड़ा होगा डिफरेंस से। इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब उसका स्क्वायर बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, D² से एक बड़ा नंबर घटा रहे हैं। इधर D² है, इधर D² है, सेम है, बट सेकंड वाले केस में हम बड़ा नंबर घटा रहे हैं। तो जब बड़ा नंबर घटाएंगे, इफेक्टिवली ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ TCT जो है वो छोटा हो जाएगा हमेशा लेंथ ऑफ DCT से। क्यों? क्योंकि इसमें एक हम बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है। चलिए, अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसे, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक। कॉमन टेंजेंट का ही टॉपिक है। कंसीडर द सर्कल्स, दो सर्कल है। पहला है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। एंड दूसरा सर्कल है x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अच्छा, जैसे हमने दो DCT होता है, अगर दोनों सर्कल दूर दूर है तो दो DCT होता है, तो उन दोनों का लेंथ सेम होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मतलब जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। क्यों? बहुत सिंपल है। इसको अगर आप P मान लीजिए, तो हमको ये पता है ये पूरा लेंथ जो ये है वही ये होगा, क्योंकि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट होता है दोनों का लेंथ सेम होता है। तो ये और ये सेम है। अब इस सर्कल के लिए देखिए, तो ये और ये सेम होगा। तो चूंकि ये पूरा भी सेम था और ये पोर्शन भी सेम था, इसका मतलब ये दोनों सेम होगा। सिमिलरली जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा वो भी सेम होगा। मतलब जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे दोनों का लेंथ सेम होगा। चलिए, क्या होता है, मैं पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालता हूं। उसका लेंथ क्या होता है, √D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो D कैसे निकालिएगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। तो पहले का सेंटर लिखिए क्या है, इसका सेंटर क्या होगा 1,3। अब आपको देख के ही बताना की स्थिति आ गई है। 1 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस लेते हैं। अच्छा, R1 क्या होगा, R1 मतलब इसका रेडियस, √(this² प्लस this² माइनस C, तो माइनस 9, तो √1 इज 1। उसी तरह C2 क्या होगा, -3 एंड 1। R2 क्या होगा, this² दैट इज 9 प्लस 1, और ये -1 है, तो √9 इज 3। एंड C1 C2 कितना हो जाएगा, C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी। तो 1 - 4 तो 16 प्लस 3 - 1 2² इज 4, तो √20। ठीक है, चलिए, तो हमको D मिल गया √20। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √D²। तो D है √20, तो √20 का स्क्वायर 20 माइनस R1 माइनस R2। ध्यान से देखिए,
एक रेडियस है आपको 1, एक रेडियस है 3, तो 3 - 1 2, 1 - 3 भी कीजिए तो सेम होगा, स्क्वायर हो गया, 3 - 1 इज 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो √16 दैट इज 4। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया 4। उसी तरह लेंथ ऑफ TCT क्या होगा, √d² -r1 + r2 का स्क्वायर, तो d² 20, दोनों का सम कीजिए, 3 + 1 4, 4 स्क्वायर इज 16, तो √4 दैट इज 2। तो अब यहां भी देख सकते हैं DCT 4 है, TCT 2 है, तो DCT बड़ा है DCT से, ठीक है। तो सिंपल, इसमें एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए रिजल्ट का, और आप डायरेक्ट DCT और TCT का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उसकी लंबाई, उसका लेंथ कितना होगा, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक। अब दूसरा है कि वो दोनों टेंजेंट जहां मीट करते हैं, जो दोनों DCT जहां मीट करता है और जो दोनों TCT जहां मीट करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, POI मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। इसमें अगेन डेरिवेशन है, मैं तो नॉर्मली सारा डेरिवेशन करवा ही देता हूं। इसका डेरिवेशन सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट पे है, मैं आपको सेटअप बता देता हूं। ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर है C1, ध्यान से देखिएगा, इसका सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ठीक है। ये मान लीजिए हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूं अगर DCT की, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, एक और DCT होगा, तभी 2 लाइन होगा, तभी ना, फिर उसका मतलब है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को मैं और एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। ये है A, ये है B। ये पहला DCT है, DCT 1, ये C मान लेता हूं, इसको D, ये दूसरा DCT है। 2 DCT हो सकता है मैक्सिमम इस केस में। दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेगा, मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए P, ध्यान से देखिए, दोनों DCT जिस पॉइंट पे मीट करता है वो पॉइंट, पहला चीज तो समझिए पॉइंट P के बारे में, पहला पॉइंट, इट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग C1 C2, मतलब ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है C1 C2, इसी पे वो लाई करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से देखिए, इट डिवाइड्स C1 पहला सेंटर एंड C2 इन द रेशियो ऑफ, ध्यान से सीक्वेंस समझिए, C1 पहला सेंटर और दूसरा सेंटर C1 C2 को ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो पहले का रेडियस है और दूसरे का, R1 is to R2 ब्रैकेट में एक्सटर्नली। आपने याद कीजिए सेक्शन फार्मूला जब पढ़े थे, ऑब्वियसली एक्सटर्नली ही डिवीजन है, चूंकि ये इन दोनों के बाहर है। जब अंदर में होता है तो वो इंटरनली डिवाइड होता है, जब बाहर में होता है तो एक्सटर्नली डिवाइड। तो मतलब R1 is to R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली डिवाइड का क्या मतलब है कि अगर ये रेशियो R1 है, मतलब वैल्यू, तो यहां से इस सेंटर से जो है वो R2 होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आप रिवाइज कीजिए, C1 और C2 को ये पॉइंट R1 is to R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं फ्रेश बनाऊंगा फिर। ये हो तो अगर आपको एक्सटर्नली डिवीजन का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको पता है कि कोई भी 2 पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए अब केस 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, ये है C1, ये है C2, ये है R1, ये है R2, ये है मेरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 2। ठीक है, ये भी किसी एक पॉइंट पे मीट किया, मान लीजिए इस पॉइंट को हम बोल दिए Q, ये है A B C D। ठीक है, अब क्या है Q के बारे में, सेम, इट ऑल्सो लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, और ये जो है Q डिवाइड्स C1 एंड C2 इन द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2। इधर R1 मतलब जो भी इसका रेडियस है, मान लीजिए रेडियस 5 है, इसका रेडियस 2 है, तो 5:2 के रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड करेगा R1:R2 इंटरनली। देख भी रहे हैं आप, वो बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता, और वो पता ही होगा, जब सर्कल दिया है तो सेंटर का तो कोऑर्डिनेट मिल ही जाएगा। तो आप Q का याद है फॉर्मूला, मैं रिवाइज करा देता हूं। जो इंटरनल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, mx2 प्लस nx1 m प्लस n my2 प्लस ny1, जब m इज टू n के रेशियो में डिवाइड होता है m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, अगर m इज टू n के रेशियो में कर रहा है तो प्लस के जगह माइनस हो जाता है, एंड my2 माइनस ny1 बाई my। ये आप ऑलरेडी शुरू में ही कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं। तो इस लॉजिक से, इस रिजल्ट से आप मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पहली चीज समझिए, अगर P की बात करें जो DCT का होगा उसका भी, जो Q की बात करें जो TCT का होगा उसका भी, दोनों का आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका इक्वेशन बताइए, AD का या BC का, ठीक है, या जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था उसका इक्वेशन बताइए। तो एक चीज देखिए, जब आप मीटिंग पॉइंट निकाल लिए, मान लीजिए मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं इन दोनों का, 1 2, मीटिंग पॉइंट अगर निकल गया, मान लीजिए Q, मान लीजिए Q आ गया 2,3, कुछ आएगा Q का वैल्यू, क्वेश्चन करेंगे भी हम लोग। तो कोई भी लाइन जो 2,3 से पास हो रहा है उसका ये इक्वेशन हो सकता है, ये पढ़े थे ना, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, उस लाइन का स्लोप। ठीक है, मतलब हम स्लोप नहीं पता है, इसका मतलब कि कोई भी लाइन जो 2,3 से पास हो रहा है, और हो भी रहा है, मेरा ये दोनों टेंजेंट हो रहा है, तो उसका ये इक्वेशन होगा। अच्छा, टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस अगर हम C1 से ले, अगर इस लाइन का डिस्टेंस या इस लाइन का डिस्टेंस हम C1 से ले तो वो R1 के बराबर होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन यही है कि टेंजेंट का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा रेडियस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया m के टर्म में, उसका हम डिस्टेंस किसी से एक से ले, दोनों से नहीं, C1 से ले तो वो डिस्टेंस R1 के बराबर होगा, अगर C2 से ले तो वो डिस्टेंस R2 के बराबर होगा। तो जब वो हम करेंगे तो हमको m का वैल्यू मिलेगा, और m के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू। क्यों? एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन, 2 TCT है इस केस में। ठीक है, तो m का आपको 2 वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू रखिए, पहला लाइन का इक्वेशन आएगा, दूसरा वैल्यू रखिए, दूसरे लाइन का इक्वेशन आएगा। सिमिलरली अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पूछ रहा हूं तो पहले मीटिंग पॉइंट निकाल लीजिए, जो हमने बताया एक्सटर्नल डिवीजन से। मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो सेम लॉजिक से आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो TCT का होता है वो इंटरनली डिवाइड करता है, जो DCT का होता है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना है, C1
और C2 को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम दोनों टेंजेंट के इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हम लोग एक एक चीज उसमें बताएंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्कल्स। पहला सर्कल है x² + y² - 2x, x² + y² - 2x - 6y + 9 = 0, x² + y² - 2x - 6y + 9 = 0। दूसरा सर्कल है x² + y² + 6x - 2y + 6x - 2y + 1 = 0। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। ठीक है, कैसे? पहले तो आप चेक कर लो कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला सर्कल, इसको मैं सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। तो पहले सर्कल का सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर 1,3 और रेडियस क्या होगा? √(दिस² + दिस²। तो 9 + 1 10, 10 में 9 गया तो 1, तो 1 हो गया। C2 क्या होगा? इसका सेंटर क्या हो गया? -3, 1, तो रेडियस क्या हो गया? 9 + 1 और -1, तो ये हो गया 3। ठीक है, अच्छा, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 4 16 प्लस ये 4, तो √20। तो अब बताओ, √20 कितना होता है? 4 से ज्यादा होता है ऑब्वियसली, दिस इज मोर देन 4। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2? क्योंकि R1 + R2 4 है और ये 4 से ज्यादा है। ये केस क्या होता है? ये पहला केस होता है, when C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, दोनों जब डिस्टिंक्ट हैं। और ये होना भी चाहिए, अगर ये होगा तभी आप 4 कॉमन टेंजेंट निकाल पाएंगे। तो पहले तो हमने ये चेक कर लिया कंडीशन से कि ये ऐसा केस बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये क्लैरिटी है, जरूरत नहीं था बट फिर भी मैंने चेक कर लिया कि ये केस 1 है और इस तरह के सर्कल एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, अब पहले हम आते हैं, मान लीजिए DCT पे। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, DCT क्या होता है? एक सेंटर है C1, हम फिगर नहीं बना रहे, एक सेंटर है C2। C1 कितना है? 1,3 एंड C2 कितना है? -3,1। अच्छा, C1 मतलब सर्कल 1, इसका रेडियस कितना है? 1 और इसका रेडियस कितना है? 3। मान लीजिए यहां मेरा पॉइंट P लाई करता है। ठीक है, अगर आप शेप बनाना चाहें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको शेप बनाने की जरूरत है तो नो प्रॉब्लम, आप रफ, एक हमारे पास इनफ टाइम है, आप रफ बना लीजिए। C1 छोटा है, ध्यान से देखिए, C1 का रेडियस कम है, तो मान लीजिए C1 ऐसा है कुछ और C2 ऐसा है कुछ, है ना, इसका रेडियस 3 है। ये मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2। ऑब्वियसली ऐसा होगा, DCT कर रहे ना, ऐसा होगा, तो हमारा मीटिंग पॉइंट ये होगा P। चलिए, C1 कितना है मैं लिख रहा हूं 1:1,3 और C2 कितना है -3,1। क्लियर? ये रेडियस कितना है 3 और ये रेडियस है 1। ठीक है, आप नहीं भी बनाते तो अलजेब्रिकली भी सेम आता। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। ऑब्वियसली अब देख के आप ये बोल सकते हैं कि P इधर लाई करेगा। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P जो है, ध्यान से देखिए, C1 और C2, ये C2, ये C1 है, C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 1:3, 1:3। तो मान लीजिए अगर इसको और इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है?
क्या होता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, मतलब रेशियो है 1:3, चूंकि ये रेडियस 1 है, रेशियो है 1:3, तो 1 इंटू दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट तो -3 माइनस n इंटू पहले वाले का ये बटा n माइनस n, और हमारा क्या रेशियो है 1:3, तो m माइनस n कितना होगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। ये कितना हो गया -3 माइनस 3 इज -6, -6 बाई -2 इज 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 3। क्लियर है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, m है 1, y2 दूसरे वाले का y2 कितना है दैट इज 1 माइनस n इज 3, पहले वाले का ये 3 बटा m माइनस n इज -2, तो 1 माइनस 9 कितना हो गया -8, -8 बाई -2 इज 4, तो p का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 4। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट आ गया 4। क्लियर है। मतलब कि जो हमारा DCT है वो दोनों DCT वो 3,4 से पास कर रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर कोई लाइन 3,4 से पास कर रहा है तो उसका जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं y-4 बराबर m इंटू एक्स माइनस 3। इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि तभी डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो y-4 इज mx माइनस 3m, तो mx माइनस 3m ये उधर चला गया, माइनस y प्लस 4 बराबर 0, तो mx माइनस y प्लस 4 माइनस 3m बराबर 0। हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख दिए। नाउ वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, तो इस लाइन से इस सेंटर की दूरी कितनी होगी 1 के बराबर, या इस लाइन से इसकी दूरी होगी 3 के बराबर, हम यही ले लेते हैं। तो इस लाइन से 1,3 की दूरी, इस लाइन से 1,3 की दूरी कितनी होनी चाहिए 1 के बराबर। आपको पता है एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली ऊपर में मॉड लेना होता है, वो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो क्या होगा ध्यान से देखिए, ax डैश m x की जगह 1 माइनस y की जगह 3 प्लस 4 माइनस 3m का मॉड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ऊपर में कितना हो गया, ये m है -3 प्लस 4, तो मैं फिर से लिख रहा हूं m -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा +1 माइनस 3m बराबर, ये उधर चला गया रूट अंडर, तो m माइनस 3m इज -2m, तो 1 माइनस 2m का मॉड स्क्वायर कर सकते हैं बिल्कुल, चूंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m का स्क्वायर बराबर 1 प्लस m स्क्वायर, तो 1 प्लस 4m स्क्वायर, 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4m, तो 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 3m स्क्वायर इधर आ गया माइनस 4m बराबर 0। इसे m का क्या, अगर m कॉमन ले लें तो 3m माइनस 4 बराबर 0। तो m का क्या क्या वैल्यू आ गया, या तो m 0 होगा या m 4/3 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं, m का वैल्यू आ गया 0 या 4/3। मैं चेक भी कर लूँ सो दैट कहीं हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया है। m का वैल्यू आ गया 0 और 4/3, बिल्कुल सही है। ठीक है, m का 2 वैल्यू आएगा भी, चूंकि हमारा 2 DCT है। क्लियर है। लाइन हमारा क्या था, हमारे लाइन का इक्वेशन क्या था, ये यही था ना फाइनल, सॉरी तुम किए हुए ये था। तो केस 1 मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट में, केस 1 जब m 0 है, m 0 लेंगे तो ये 0, m 0 मतलब ये 0, तो 0 माइनस वाई प्लस m 0 तो प्लस 4 बराबर 0, यानी y बराबर 4। तो पहला जो लाइन आ गया y बराबर 4, और y बराबर 4 कैसा दिखेगा, ये y है, इस तरह का लाइन होगा, y बराबर 4 मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, चलिए केस 2,
m बराबर कितना है 4/3। अब क्या करेंगे, m को यहां 4/3 रखेंगे। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं कि पूरा दिखे, ये दिख रहा है ना। m बराबर 4/3, तो m की जगह 4/3 रखिए, तो 4/3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 3m, तो 3m इज 4/3, तो 4x/3 माइनस वाई प्लस 4, ये 3 से 3 कट गया, 4/3 होगा 3m, तो 4/3, 3 से 3 कट गया 4, तो ये आ गया मेरा 4 से 4 कट गया, 4x/3 बराबर y, तो 4x बराबर 3y, या आप लिख सकते हैं y बराबर 4/3x, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहें, ठीक है। y बराबर, तो दो लाइन हमारे आ गए DCT, एक y बराबर 4 और एक y बराबर 4/3 इंटू x। ये एक नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल मतलब इस तरह का जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो कि देखिए कोई भी इंटरसेप्ट पोर्शन नहीं है, तो ये 0 0 से पास कर रहा है, और दूसरा जो टेंजेंट था वो ऐसा आया था, ठीक है। तो ये हमने दोनों DCT निकाल दिया। अब सेम लॉजिक से हम निकाल सकते हैं TCT का इक्वेशन, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उसमें मीटिंग पॉइंट क्या है, कैसे निकालते हैं, वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह हम सोचें, ये पहला C1 है, C2 इससे बड़ा है थोड़ा, ये C2 है, इसका सेंटर कितना आया है 1,3 एंड रेडियस 1, इसका सेंटर कितना है -3,1 और रेडियस 3। तो अगर हम इसकी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं TCT की, ठीक है, ऐसा ये C1 ये C2, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है मान लीजिए Q, तो Q के बारे में क्या प्रॉपर्टी है कि वो C1 C2 पे लाई करेगा और वो इसको और इसको 1:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज -3 प्लस 3 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया 3 इंटू 1 3 0, अच्छा 1 -3 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस 3 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 बाई m 4, तो Q का आ गया -3 प्लस 0 9 प्लस 10 बाई यानी 10/4 दैट इज 5/2, मतलब Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0,5/2, वेरी इजी। अब इससे पास होने वाला हर लाइन का क्या इक्वेशन होगा, y -5/2 बराबर m, x माइनस दिस पॉइंट, तो ये तो 0 ही है, तो mx। इसको अगर हम एक फॉर्म में लिखें तो mx माइनस y, ये इधर आ गया, प्लस 5/2 बराबर 0, mx माइनस y प्लस 5/2। अब क्या है, इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा 1,3 से वो 1 के बराबर होगा, चूंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। इस लाइन से 1,3 का जो डिस्टेंस होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं mx माइनस वाई प्लस 5/2 बराबर 0, इसका जो डिस्टेंस 1,3 से होगा वो 1 के बराबर होगा। डिस्टेंस कैसे निकालते, मॉड ax डैश, तो m x की जगह 1 माइनस y की जगह 3, ठीक है, ये तो वही रहेगा 5/2 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आ गया, मॉड m में 3 घटा रहे हैं और 5/2 2.5 जोड़ रहे हैं, मीन्स m माइनस हाफ बराबर रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमको m का 2 वैल्यू मिलेगा, m का 2 वैल्यू मिलेगा। स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो गया, m माइनस हाफ राइट इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस m बराबर 1 प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया,
तो क्या आ गया 1/4 -1 बराबर m, मीन्स m बराबर आ गया -3/4। लेट मी चेक कि -3/4 है, हाँ m बराबर -3/4। सो अब बताइए यहाँ एक ही m का वैल्यू आया है, यहाँ एक ही m का वैल्यू आया है, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हमने ये देख लिया था, ये जो कंडीशन था C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2 था, मतलब ऐसा कंडीशन था। तो इसमें जब भी TCT, कौन सा हम लोग कर रहे हैं अभी, ये है आपका TCT, हाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये जब भी होगा 2 होगा, क्योंकि इस केस में 2 DCT और 2 TCT। तो आखिर हमको m का दूसरा वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है, ये आप सोचिए थोड़ा। देखिए यहां सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमने जो m² और m² को कैंसिल कर दिया। एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पहले ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बट हमने m² और m² को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसका एक रूट जो है वो m बराबर इन्फिनिटी होगा ही होगा। क्यों? इनफाइनाइट रखने पे ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट में हाफ घटाएंगे तो इनफाइनाइट ही होगा ना, तो ये भी इनफाइनाइट, और रूट अंडर इनफाइनाइट स्क्वायर ये भी इनफाइनाइट। इसका मतलब एक इसका ऑब्वियस वैल्यू m का m बराबर तो कभी नहीं लिख सकते हैं, m टेंड्स टू इन्फिनिटी भी होगा। और m टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी होता है, अगर m टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब लाइन कैसा होता है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, tan 90, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब एक जो है टेंजेंट जो है वो वर्टिकल होगा, और उस वर्टिकल का इक्वेशन आप कैसे निकालिएगा, वर्टिकल का इक्वेशन आप कैसे निकालिएगा, दोनों टेंजेंट का इसमें मीटिंग पॉइंट क्या आया था, अभी आया था मीटिंग पॉइंट 0,5/2, आई थिंक द वैल्यू विच केम 0,5/2, ठीक है, यही आया था। तो 0 यहां है और 5/2 यहाँ, मतलब इस ये मीटिंग पॉइंट था P, मान लीजिए 0,5/2। तो हमको ये पता है कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा है, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है 0,5/2, और इससे भी पास कर रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि ये वर्टिकल लाइन है, तभी हम इन्फिनिट। तो वर्टिकल लाइन और इस पॉइंट से पास करने वाला तो फिर यही हो गया ना, y एक्सिस, यही एक लाइन हो गया जो वर्टिकल भी है और इससे पास कर रहा है। तो एक तो टेंजेंट आपका हो गया y एक्सिस, जिसका इक्वेशन x बराबर 0 भी होता है, जब हमने m इनफाइनाइट वाला लिया। दूसरा, जब हम -3/4 लेंगे तो ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन था लाइन का, तो -3/4 m की जगह डाल दिए, x -y + 5/2 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3x -4y, 4 से करने पे है +10 बराबर 0। तो मतलब 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। तो 3x + 4y बराबर 10। तो एक लाइन ये आ गया और एक लाइन ये आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल अपना सिंपल लाइन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का लाइन है, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है, ठीक है। और दूसरा जो लाइन है वो मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो फाइनली 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिला, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिला, ठीक है। और इस चीज को समझिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो बाहर उसका मीटिंग पॉइंट होता है, जो C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जो TCT होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसका मीटिंग पॉइंट ऐसा होता है कि वो C1 C2 को सेम रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। उसको यूज करके हम मीटिंग पॉइंट का इक्वेशन, मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसको यूज करके हम जनरल इक्वेशन m के टर्म में निकाल सकते हैं। एंड नाउ यूज द कंसेप्ट कि उस टेंजेंट का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा रेडियस के बराबर होगा। तो जिस भी सर्कल के सेंटर से ले रहे हैं उस सर्कल के रेडियस के बराबर उसका डिस्टेंस होगा। उसको यूज करके m का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू रखिएगा तो फिर दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में किया, ठीक है। चलिए, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग 2 कंसेप्ट को पढ़ेंगे।
एक तो पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है सर्कल में, और दूसरा पढ़ेंगे कि सर्कल में अभी तक हमने टेंजेंट के बारे में सिर्फ पढ़ा, अब हम लोग उसके नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि जैसे ये अगर सर्कल है, ये सेंटर है, ये अगर टेंजेंट है, तो जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बोलते हैं, उससे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉप होता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। ये अगर टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर। सर्कल के केस में सबसे अच्छी बात क्या है जो बाकी केस में नहीं मिलेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कि सर्कल के केस में हमको ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पता है कि सेंटर से जो लाइन ज्वाइन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है। इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से ही पास करने वाला लाइन हो सकता है। ठीक है, ये सर्कल में बहुत अच्छा एक हेल्प मिल जाता है कि नॉर्मल ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट तो आपको मिल ही गया जिससे वो पास कर रहा है, ये पॉइंट। रही बात स्लोप निकालने की, तो स्लोप इसलिए निकाल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप पता है, उसी का परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए। तो इन दोनों कंडीशन से हमेशा हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। एक हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुमारोज क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो मैंने बताया उस पर और क्वेश्चंस कीजिएगा, पिछले सारे चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी इक्वल टाइम इक्वल वेटेज दीजिए। तो तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।